हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जीएसटी के हमने डिस्कस किया था टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल्स बने हैं, और उस वीडियो लेक्चर में हमने गुड्स के बारे में स्टडी किया था। इसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख लें, जो कि पार्ट 1 है, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके, मीनिंग समझ आ सके कि हम टाइम ऑफ सप्लाई क्यों डिटरमाइन करते हैं, और आप आगे के टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी को स्टडी करते हैं। बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन है सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट 2017। इसमें आगे 4 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस है इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। गुड्स सप्लाइड थ्रू वाउचर्स, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4। फॉर रेजिडुअरी केसेस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5। अब देखिए, जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर देख लिया हुआ है, उनको तो ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में हम क्या करते हैं। जिन्होंने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, पहले आप वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उससे आपको इसकी क्लैरिटी और अच्छे से होगी। देखिए, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, ये हमने स्टडी किया है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे इसमें, ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो चलिए फर्स्ट केस स्टडी करते हैं। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। तो मैंने आपको फॉरवर्ड चार्ज बेसिस का मीनिंग समझाया था कि फॉरवर्ड चार्ज वो होता है जब टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी है वो सप्लायर को होती है। ओनर्स मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे टैक्स पे करना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। जब कोई चीज़ सप्लाई की जाती है तो या तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, या फिर जो उसका रिसिपिएंट है, कस्टमर है, वो टैक्स पे करेगा। तो बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ता है, और रिवर्स चार्ज बेसिस में रिसिपिएंट जो कि कस्टमर है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में हम आगे इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। देखिए, इस टाइम ऑफ सप्लाई में हमें वो डेट फाइंड करनी होती है कि किस डेट को सप्लाई की गई थी। जब हमें वो डेट पता चल जाती है तो हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि हम टैक्स पे करने के लिए कब लायबल हो रहे हैं, कि कब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें टैक्स पे करना है, किस डेट को पे करना है। वो डेट किस डेट से डिटरमाइन होगी? टाइम ऑफ सप्लाई की डेट से। तो हमारा मेन काम यहाँ ये है कि हम टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करें, ढूंढें कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या है। तो उस डेट को फाइंड करने के लिए देखिए, ए पार्ट है व्हेन इनवॉइस इज इशू। जब जो सप्लायर है वो इनवॉइस इशू करता है, तो कंसीडर अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 डेट्स। मैं ये डायग्राम में से पढ़ा रही हूँ, तो आपको इन 2 डेट्स में से जो डेट अर्लीस्ट होगी, जल्दी होगी, उसको कंसीडर करना है। अब देखिए, पहली डेट है डेट व्हेन इनवॉइस वाज इशूड। देखिए, जब इनवॉइस इशू किया गया है, तो ये इनवॉइस इशू किया गया है तो हम ए पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए, सेकंड बी पार्ट होगा व्हेन इनवॉइस इज नॉट इशूड, बट फर्स्ट ए पार्ट को स्टडी करते हैं। तो कहते हैं कि जब डेट व्हेन इनवॉइस वाज इशूड, अगर तो इनवॉइस इशू किया गया है, देखिए, जब जो पर्सन है जिसने टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई की हैं, उस पर्सन को जब उसने सर्विस सप्लाई की, उस सर्विस सप्लाई करने के 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक रूल बनाया गया है कि डेट व्हेन इनवॉइस वाज इशूड। फिर हम उस डेट को कंसीडर करेंगे कि किस दिन को इनवॉइस इशू किया गया था, बट मैक्सिममली लिमिट इतनी ही है कि 30 डेज के अंदर अंदर सप्लाई करने से 30 डेज के अंदर उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकेंड डेट आ जाती है डेट व्हेन द पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय द सप्लायर।
ठीक है। जब अब इसमें कौन सी मतलब डेट हो सकती है, देखिए दो डेट्स इसमें दो केसेस आ सकते हैं, दो डेट्स हो सकती हैं। उनमें से जो डेट जल्दी वाली होगी वो डेट हमें मानी जाएगी डेट व्हेन पेमेंट वाज रिसीव बाय द सप्लायर, कि सप्लायर ने किस डेट को पेमेंट रिसीव किया है। अब देखिए या तो वो डेट वो हो सकती है डेट व्हेन पेमेंट वाज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जब सप्लायर ने अब बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डेट पेमेंट जो है उसको एंटर किया, ठीक है। या फिर द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिट टू द अकाउंट, या उस डेट को जिस डेट को पेमेंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है वो वाली डेट। तो इन दोनों डेट्स में से जो डेट जल्दी वाली होगी उस डेट को हम डेट व्हेन पेमेंट वाज रिसीव बाय द सप्लायर मानेंगे कि इस डेट को हमें पेमेंट रिसीव हुई थी। अब डेट व्हेन इनवॉइस इशूड और डेट व्हेन पेमेंट वाज रिसीव, इन दोनों डेट्स में से जो डेट जल्दी वाली होगी वो ही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर कर दी जाएगी। क्लियर? होप सो आपको समझ आ रहा है। ये डायग्राम है, आप डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बी पार्ट। तो पहले था कि इनवॉइस इशू किया गया है तो फिर उस केस में हम डेट्स को कंसीडर करते हैं, बट अब ये तो केस है जब इनवॉइस इशू नहीं किया गया। तो इस केस में क्या होगा, देखिए कंसीडर अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग टू डेट्स, नीचे दो डेट्स दी गई हैं, इनमें से जो डेट जल्दी होगी उस डेट को ही कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए पहली है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कि जिस डेट को सर्विसेज कंप्लीट कर दी गई है, मतलब जो सर्विस हमने प्रोवाइड की है वो सर्विस को हमने कंप्लीट कर दिया जिस डेट को, वो डेट मानी जाएगी। या फिर डेट व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर, जिस डेट को, और देखिए अब मैंने ये पॉइंट सेम आ गया, पिछले ए पार्ट में भी हमने पढ़ा डेट व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर में भी दो डेट्स आ जाती हैं, कि वो वाली डेट जिस डेट को पेमेंट उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड एंटर की गई है, या फिर वो वाली डेट जब उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है पेमेंट। तो उन दोनों डेट्स में से जो डेट जल्दी वाली होगी उस डेट को हम डेट व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर मानेंगे। अब जो एक डेट है कि जब सर्विस कंप्लीट की गई है, वो एक डेट है कि जब पेमेंट रिसीव कर दी गई है सप्लायर के द्वारा, वो इन दोनों डेट्स में से जो डेट जल्दी वाली होगी वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करी जाएगी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा है। साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हमने पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, अब हम आ गए हैं रिवर्स चार्ज बेसिस पे। और रिवर्स चार्ज जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, मतलब जो बंदा सर्विस रिसीव कर रहा है और उसको टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सप्लायर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अब अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग कौन सी डेट्स में से अर्लीस्ट वाली डेट मानी जाएगी। तो देखो डेट व्हेन द पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, और मतलब ये जो दो डेट्स दे रखी है ना और डाल के, इन दोनों में से जो जल्दी वाली होगी उसको कंसीडर करेंगे। डेट व्हेन द पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट, कि रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब पेमेंट एंटर हुई है कि हाँ इस डेट को मैंने पेमेंट की है। या फिर डेट व्हेन द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, या फिर जिस डेट को रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से वो पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है, मतलब उतनी मनी डिडक्ट हो चुकी है जितनी उसको पेमेंट करनी थी। उन दोनों डेट्स में से जो डेट जल्दी होगी वो वाली काउंट करेंगे। और दूसरी साइड पे आ जाओ, अब डेट फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, जिस डेट को इनवॉइस इशू किया गया था उस डेट से 60 डेज के अंदर अंदर जो डेट है उस डेट को हम कंसीडर करेंगे। अब देखो ये तो जो दो डेट्स हो गई, अब इन दोनों डेट्स के बीच में से जो डेट अर्लियर होगी, ठीक है, उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू वाउचर्स। वाउचर्स का भी मीनिंग मैंने समझा दिया था, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो देखो पहले तो ये बात है कि अगर हम वाउचर्स के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं तो उसमें सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में हम किस तरीके से प्रोविजन मेंटेन करेंगे
सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट मेक्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। कहते हैं कि जब सर्विसेज को वाउचर के थ्रू सप्लाई किया गया है तो वो क्या बताते हैं कि इफ़ द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल विद पर्टिकुलर सप्लाई, सेम पॉइंट्स वैसे ही रिपीट हो रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको वीडियोस में समझाया था कि अगर तो जो सप्लाई हमने की है वो आइडेंटिफाइबल है वाउचर के साथ, कि कंपनी ने वाउचर इशू कर दिया कस्टमर को कि हाँ तुम हमारे जो कंपनी है उसकी किसी भी शॉप पे जाके तुम ये सामान खरीद सकते हो, तो मान लो वो गुड्स की है तो हमें पता है कि हाँ वो गुड्स के लिए उसने वाउचर इशू किया, तो वो कस्टमर जो है वो गुड्स खरीदेगा उस वाउचर को यूज़ करके। तो जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइएबल है कि वो गुड्स की है, ठीक है। तो उस केस में जो है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई, की जिस डेट को वाउचर इशू किया गया है वो डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करी जाएगी। पर अगर किसी केस में वाउचर आइडेंटिफाइएबल नहीं है पर्टिकुलर सप्लाई के साथ, क्योंकि हमने कह दिया कि हमारी बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट्स है, तुम कहीं से भी जाके कुछ परचेज कर सकते हो, तो हमें सप्लाई का पता नहीं है कि क्या चीज़ वो कस्टमर करेगा यूज़, किस चीज़ के लिए उस वाउचर को यूज़ करेगा, क्या उसका सिस्टम है। तो सप्लाई जब आइडेंटिफाइएबल नहीं होती है तो हम डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर को कंसिडर नहीं करेंगे, हम डेट ऑफ रिडम्पशन को कंसीडर करेंगे। रिडम्पशन मतलब जिस दिन उस कस्टमर ने उस वाउचर को जो कंपनी ने इशू किए थे उसको रिडीम कर लिया, मतलब यूज़ कर लिया, ठीक है। जिस डेट को उसने यूज़ किया उस डेट को हम समझ लेंगे कि हाँ वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है अब, ठीक है। तो इस सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू वाउचर्स के केसेस में ये दोनों केस कंसिडर करे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं रेजिडुअल केसेस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट। रेजिडुअल केसेस मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट ओवर केसेस है जो रह जाते हैं, जो कि प्रोविजंस मेंशन इन द, जो अभी हमने पीछे प्रोविजंस पढ़ी हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के अंदर, अगर तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि टाइम ऑफ सप्लाई को हम डिटरमाइन कर लें इन तीनों सेक्शंस के अंडर, तो फिर उस चीज़ को हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 के अंडर फिर डिटरमाइन करते हैं कि हाँ हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो उस टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए आगे ये दो केसेस दिए गए हैं। इन अ केस व्हेन पीरियोडिकल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड, देखिए सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं जैसे पिछले वीडियो लेक्चर्स में थे, बस डिफरेंस ये था कि वो गुड्स के लिए थे और ये सर्विसेज के लिए थे, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें। तो देखो जब पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है हमें, ठीक है, एनुअल है या क्वार्टरली है या मंथली है जो भी है, तो उस केस में उस डेट को हम कंसिडर करेंगे जिस डेट को हमें रिटर्न फाइल करनी है, ओके। और इन एनी अदर केस बाय द डेट ऑन विच द CGST, SGST, IGST, UT, GST इज पेड, मतलब जिस डेट को हमने ये टैक्स पे किया, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये तो आप समझते होंगे। तो ये जो सब टैक्स हैं ये हमने जिस डेट को पे किए हैं उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये दो केसेस इसके अंदर कवर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज समझ आ चुका होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई की वीडियो लेक्चर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।